धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता पटेल। श्वेता जी, आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको शुभकामनाएं डी कुशल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। तो डॉक्टर श्वेता पटेल कैसे IVF स्पेशलिस्ट बनी, गायनेकोलॉजिस्ट है, और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो श्वेता जी, बताइए आप कि किस तरह से आप आज एक बहुत ही फेमस, ऐसा बोल सकते हैं कि IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और काफ़ी सारी महिलाओं को आपने चाइल्ड दिया है। तो वो किस तरह से आप बनी है वो बताइए। पहले तो मैं सारी लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि बहाने बनाना छोड़ दीजिए जी। काफ़ी बार हम सुनते हैं कि मुझे तो अगर मैं ये होता तो ये कर देती, ये होता तो ये कर देती। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब गरीब परिवार से हूँ। और मेरे परिवार में कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, इवन कोई 10th स्टैंडर्ड तक भी नहीं पढ़ा था जी। और जब मेरा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया तो आई वॉज स्कूल फर्स्ट। एवरीबडी वॉज सरप्राइज। ये भी नहीं पता था कि आगे करना क्या है जी। आजू बाजू वाले लोगों ने, थोड़े दूर के रिश्तेदारों ने थोड़ा सलाह मशवरा दिया कि लड़की पढ़ने में होशियार है तो आगे पढ़ाओ। ये किसी लोगों ने ये भी बोला पढ़ के क्या करना है, घर का काम ही तो करना है, तो इससे अच्छा कोई खर्चा वर्चा नहीं करना है। पापा की परिस्थिति भी साधारण थी, फिर भी पापा ने एक पॉजिटिव डिसीजन लिया। मुझे तो पढ़ना ही था, बट मेरी ये पोजीशन नहीं थी कि मैं कोई डिमांड कर सकूं। जी जी। पर उस टाइम पे एक मुझे ऑप्शन मिला और मैं आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला। और मेरे पास दो रास्ते थे, एक मैं बड़ी सिटी में पढ़ाई करूँ या एक गांव में पढ़ाई करूँ। दोनों में फ़र्क इतना ही था, खर्चे का जी। ध्यान में रखते हुए मैंने एक गांव में से, सुपेरी नाम के गांव में से पढ़ाई की और तब भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई वॉज स्कूल सेकंड। और अभी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन अब आगे क्या करना है वो भी किसी को नहीं पता था। जैसे उस टाइम पे मेडिकल में जाना है, IT में जाना है, वो भी नहीं पता था। जी जी। तो मेरा गुजरात में 75th रैंक था। मुझे एक लेटर आया कि अभी हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उसमें भी सब रिश्तेदारों ने एडवाइस किया कि आप पढ़ाओ, पैसे का टेंशन मत लो। फिर कुछ NGO के सपोर्ट से और रिश्तेदारों की सपोर्ट से हमने थोड़ा बहुत एजुकेशन में नॉलेज लिया और फिर मैंने मेडिकल के लिए अप्लाई किया। और गुजरात की बेस्ट मेडिकल कॉलेज आप तो जानते ही हो, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में मुझे एजुकेशन के बेस पे ही एडमिशन मिल गया। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पैसे नहीं थे तो पढ़ाई नहीं हो पाई। मेरी यहाँ तक की जर्नी में मैं इतना तो समझ चुकी थी कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, खाली आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है जी। बस एक बार मैंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, मेरा रास्ता क्लियर हो गया, मेरे विजन्स क्लियर हो गए, मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने MBBS ख़त्म करने के बाद मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद क्या, आगे पढ़ना या नहीं पढ़ना? तो नहीं, मेरे पापा ने पहले से ही मेरे इन-लॉज़ को बता दिया था कि मेरी लड़की कंप्लीट पढ़ाई पूरी करेगी। फिर मैंने शादी के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और PG में एडमिशन अच्छे रैंक से लिया। उसमें मैंने गायनिक का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे लेडीज़ की सारी चीज़ें अच्छी लगती है कि लेडीज़ को हेल्प करना है। जैसे मैं एक छोटे फैमिली में से आई और यहाँ तक पहुँची तो मुझे ऐसा था कि मैं ऐसी कोई ब्रांच सिलेक्ट करूँ कि जिसमें मैं लेडीज़ के साथ कनेक्टेड रहूँ जितना हो सके उतना। जी जी जी। फिर 2009 में मैंने अपनी गायनेकोलॉजी की स्टडी कंप्लीट की। फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने, तो मैंने देखा कि दिन ब दिन इनफर्टिलिटी खूब बढ़ता जा रहा था। और हमारी सोसाइटी में आज भी भले ही हम कितने भी पढ़े लिखे हो, एक टेबू है, एक बोल सकते हैं कि अंधश्रद्धा है कि जब भी इनफर्टिलिटी होती है तो लेडीज़ को ही दोष दिया जाता है।
सही बात तो है। मैंने 2 साल की छोटी प्रैक्टिस में ये देखा कि एक तो सबको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और उसमें लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा दोष हो रहा है। मैंने धीरे धीरे सोसाइटी में ये सब लेक्चर्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम करना शुरू किया और साथ में मैंने इनफर्टिलिटी के लिए आगे फेलोशिप का प्लान बनाया। मैंने कोरिया से फेलोशिप की, अहमदाबाद से फेलोशिप की। उस टाइम पे मेरा बेबी 1 ईयर का ही था, उसको छोड़ के मैं 1 ईयर के लिए बाहर स्टडीज़ के लिए गई और फिर मैंने इनफर्टिलिटी की सारी डिग्रीज ली और फिर मैंने अपनी हॉस्पिटल बनाई जिसमें इनफर्टिलिटी की A to Z फैसिलिटी अवेलेबल है। जी। अब कोई भी हॉस्पिटल का नाम तो होता ही, आप जानते हो, जी, तो जी। नाम क्या रखे? जी। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है पर मैंने अपने हॉस्पिटल का नाम रखा फीमेल फर्स्ट हॉस्पिटल। वाह, क्या बात है। जी, क्योंकि जैसे कोई माता जी बहुत सारे हैं, उसमें हम देखते हैं कितने सारे हैंड्स होते हैं, वो सही है। एक फिगर, एक लेडीज़ को आप माता जी के स्वरूप में ही देख सकती हो, कितना काम करती है। सही सारे काम एक लेडीज़ ही कर सकती है, वो जी, चाहे पढ़ाई हो, प्रोफेशन हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो या बच्चे को, एवरीथिंग अ लेडीज़ कैन डू। जी, तो जी। मैंने अपनी हॉस्पिटल का नाम फीमेल फर्स्ट रखा और आज मेरी हॉस्पिटल को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और हम अच्छे से सब लोगों की मदद कर रहे हैं। जी। बहुत ही अच्छी आपकी जो लाइफ जर्नी थी आपने हमारे साथ शेयर की। ये तो मतलब जर्नी थी आपकी कि आप कैसे IVF स्पेशलिस्ट बनी और आज अच्छी मतलब अच्छी प्रैक्टिस के साथ आपने ये हॉस्पिटल भी खोली है और काफ़ी सारे लोगों को आप मतलब अच्छे भी कर सकते हो और जिनको बच्चा नहीं होता है उनको बच्चे भी दे रही है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो साथ में बात करते हैं वो श्वेता पटेल जो हमारे साथ है आज हमारे इस शो में एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। तो श्वेता जी और भी ऐसा काम करती है जो हमारी किशोर अवस्था में जो बच्चियां होती है उनको वो मार्गदर्शन सेमिनार भी वो देती है। तो वो किस प्रकार से होता है वो सेमिनार और कहाँ पे आप देती है? जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे आया? व्हेन आई वाज एडोलेसेंट, मैं जब ये एज पे थी मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। देन जब मैं ये स्टेज पर अभी पहुँची हूँ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, तो मुझे ये एहसास हुआ कि गर्ल्स को काफ़ी सारा एजुकेशन रिक्वायर्ड है जो रूटीन हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे सेमिनार करके जैसे मैं काफ़ी स्कूलों में ऐसे सेमिनार करती हूँ और जो एडोलेसेंस गर्ल्स होती है जिसको हम बोलते हैं 11 to 14 ईयर 15 ईयर और कॉलेजेस में भी मैं जाती हूँ। तो ये गर्ल्स को क्या रिक्वायर्ड, जैसे अभी 11 ईयर पे मेंसेस स्टार्ट होने का फेज़ होता है तो उस समय पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या केयर कर सकती है, तो उसके बारे में मैंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया। फिर एक स्कूल में दिया, फिर दूसरी स्कूल, ऐसे चालू हो गया। मैंने सूरत की बहुत सारी स्कूल में ऐसे एजुकेशन सेमिनार किए हैं और मुझे इतनी खुशी है कि उस एजुकेशन सेमिनार में जो गर्ल्स ने मेरा ओपिनियन मतलब लाइव सुना है, दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ मी मैनी अ टाइम विथ सोशल मीडिया। वो मुझे बोलती है कि आप वो सेमिनार में आए थे और मुझे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आई एम हेल्पिंग गर्ल्स ऑफ सोसाइटी हु आर द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जी। तो ये हमारी जो किशोर अवस्था में जो बच्चियाँ थी उनके लिए आपने ये मार्गदर्शन सेमिनार करके उनको भी अच्छी मतलब जो मार्गदर्शन दिया है उनसे काफ़ी कुछ चेंज उनमें आ जाए। और आगे बात करते कि उन्होंने कुछ यंग जनरेशन लड़कियाँ, क्योंकि 18 ये तो हमने बात की किशोर अवस्था की, बट 18 साल के बाद लड़की की जब एज होती है वो जो 16 से 18 और 16 से 19 की जो उनकी एज होती है तब वो यंग मतलब एक टीन एज में आ जाती है। तो उनके लिए आप क्या करती है? सेक्सुअल एजुकेशन एंड पीयर प्रेशर, हम सब जानते हैं कि पीयर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे बच्चों के ऊपर। पेरेंट्स भी काफ़ी टाइम वरीड होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो क्या होगा, कि कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो उसके लिए भी कुछ अलग से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई सुविधा नहीं है। तो कॉलेज के माध्यम से हम ऐसे सब सेमिनार करके उनको एजुकेशन जैसे नो ड्रग्स, नो टोबैको, ये सब सेमिनार भी हम उसमें करते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें उसको गाइडेंस देते हैं कि ये क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इन सब चीज़ों की हमारे लाइफ में क्या असर हो सकती है। तो अगर बच्चे ये एज पे ही क्या अच्छा है क्या बुरा जान लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ते हुए अटका सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस है जो उभरती हुई जनरेशन है जिसमें खास लड़कियाँ,
हमारी सोसाइटी में अभी भी लड़कियां बहुत सफ़र कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जब लड़कियां जब लेडीज़ वुमन की स्टेज पे आती है, जब वो एक ससुराल जाने वाली होती है, एक माँ बनने वाली है, उस स्टेज पे उसमें सारी मैच्योरिटी हो और उसमें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए कि क्या है। तो ये सब एजुकेशन में ही आता है। जी जी। तो मैं अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल कोशिश है वो करके गर्ल्स को हेल्प करना चाहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यंग जनरेशन में मतलब कि जो बात करती है, हम लड़कियों की जब बात करते हैं कि जो मैंने एज कही कि 15-16 की एज से 19 या जो शादी करने की एज होती है, उनमें वो बहुत सेंसिटिव ये उनकी उम्र है। कहीं भी कुछ भी वो कहीं भी डल जाते हैं, अगर ग्रुप ऐसा हो तो भी कहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी में जिस तरह से आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि उनको सुधारने का काम बोल सकते हैं, या तो उनमें कुछ ऐसी बातें हम कहें कि जिनसे वो कुछ गलत काम कर रही है तो वो भी उनमें से बच सके, ऐसा कार्य आप करती है तो बहुत ही वो सराहनीय कार्य है। तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की, लेकिन जाते जाते हमारी महिलाओं के लिए भी कुछ आप करती है तो वो भी एक संदेश के माध्यम के साथ आप बता दीजिए। महिलाओं के लिए खाली इतना ही कि कभी अपने आप को छोटा ना समझे, मैं ये नहीं कर सकती, और आत्मनिर्भर बने। अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये सोचना है। जैसे हमारा जो अभी ये यामिनी बहन ने बहुत अच्छा वेब सीरीज़ चालू किया है आत्मनिर्भर महिलाएं, तो जो टॉपिक ही है वो इतना सब कुछ बता देता है, आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आत्मनिर्भर बने। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक रिक्शे वाले की लड़की भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन सकती है, इसमें कहीं पैसे नहीं आते। जब आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो 100 हाथ आपकी मदद के लिए पीछे आते हैं, बट आप में डिटर्मिनेशन हो जाए। और ये तो एक पढ़ाई की बात रही, बाकी सारी बहुत स्किल होती है लेडीज़ में, मैंने देखा है, खाली निखारने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाए और ऐसी शिक्षा दे कि वो डिपेंडेंट नहीं रहे। जी, बहुत अच्छी बात कही श्वेता जी आपने। और जिस तरह से हमारा शो है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो और आपके साथ रहने वालों को भी आप आत्मनिर्भर बनाओ। तो इसी तरह हमारे शो में आज हमारे साथ थी डॉक्टर श्वेता पटेल, सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट। तो श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं वापस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।